कराची में हीट वेव शदीद गर्मी की लहर का पहला दिन। शहर में हीट वेव के असरात आज से शुरू हो गए। अगले चंद दिनों में पारा बतदरीज बढ़ेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री तक महसूस की गई। हब्स, घुटन और झुलसा देने वाली गर्मी की पेशगोई। शहरी धूप में बाहर ना निकले। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, सर ढांप कर रखें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कराची में हीट वेव शदीद गर्मी की लहर का पहला दिन। शहर में हीट वेव के असरात आज से शुरू हो गए हैं। अगले चंद दिनों में पारा बतदरीज बढ़ेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री तक महसूस की जाएगी। हब्स, घुटन और झुलसा देने वाली गर्मी की पेशगोई की गई है। शहरी धूप में बाहर ना निकलें। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है, सर ढांप कर रखें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुत्तहिदा रहनुमा मुआज़ महबूब ने लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी है। मुमकिना हीट वेव कराची में लोड शेडिंग बंद करने का मुतालिबा। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश शहरियों की जानों के लिए खतरा करार। हीट वेव से होने वाली अमवात पर के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा किया गया है। कराची खसूसन PS 1 to 7 में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल करार दे दी गई है। के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग की मुकम्मल और तहरीरी रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश करने का मुतालिबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजस जमाली से। जी आजस, अपडेट कीजिए। जी हाँ, देखिए ये MQM के रुकन सिंध असम्बली हैं मुआज़ महबूब। उन्होंने के इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एक करारदाद जो है वो सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। इस करारदाद में उन्होंने कहा है कि हीट वेव के दौरान कराची में लोड शेडिंग फौरी तौर पर बंद की जाए। हीट वेव के दौरान होने वाली अमवात की मुकदमात के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज किए जाएँ। के इलेक्ट्रिक ने असम्बली की खुसूसी कमेटी की हिदायत को नज़रअंदाज किया है और ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह किया है। इस करारदाद में वो कहते हैं कि कराची खुसूसन PS 127 में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो नाकाबिल कबूल है। कि इलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग की मुकम्मल और तहरीरी रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश करे। अवाम को दरपेश मुश्किलात और लोड शेडिंग की जो वजूहात हैं उससे अवाम को आगाह किया जाए। मुआज़ महबूब ने लिखा है कि शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग शहरियों की जानों को खतरे में डाल रही है। जी ठीक है आजस, आपका शुक्रिया। मुत्तहिदा रहनुमा मुआज़ महबूब ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुकन सिंध असेंबली मुआज़ महबूब और मैंने सिंध असेंबली में एक अहम करारदाद जमा कराई है। जिस तरह आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में हीट वेव का बताया जा रहा है, तो उन इलाकों के अंदर पूरे शहर में जहाँ 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इसको एग्जामिन किया जाए और इस ऐवान में डिटेल रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से मंगवाई जाए कि शहर में कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के नाम पर, फॉल्ट के नाम पर पूरे 2-3 दिन लाइट बंद कर दी जाती है। और मेरा ये भी मुतालबा है इस करारदाद के अंदर कि हीट वेव के दौरान कोई भी अमवात होती है तो उसकी FIR दर्ज के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स के खिलाफ होनी चाहिए। और इस करारदाद में मैंने एक और जिक्र किया है, जिस तरह लास्ट ईयर स्पीकर साहब ने जो कमेटी फॉर्म की थी और उस कमेटी में जो MPs ने अपने मुतालबात रखे थे तो वो उसको भी इग्नोर कर दिया के इलेक्ट्रिक ने। के इलेक्ट्रिक ने इस ऑगस्ट हाउस को जो है इस्तेकाक जो है उसका मजरू किया है, इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि जिस तरह जो बिल भर रहे हैं, जो PMTs 80-90% स्टार कस्टमर्स हैं, उनको किसी गोट या फिर छोटे इलाके डिफॉल्ट PMT से जोड़कर फीडर पे लोड शेडिंग की जाती है, इसको भी खत्म किया जाए। मेरा ये भी मुतालबा होगा कि लोड शेडिंग PMTs पे कन्वर्ट की जाए और जो गोट्स और जो इलाकों को जोड़ा जाए खत्म किया जाए और इस आवाम को रिलीफ दिया जाए, वरना फिर हम सड़कों पे होंगे और एहतजाज करेंगे। यही है। नाज़रीन, शहर में गर्मी की लहर बरकरार है, जिसके बायस हीट स्ट्रोक का खदशा भी बढ़ गया है। मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल में 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल और जिना अस्पताल में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड्स फाल कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रंद से जानते हैं। इब्राहिम, बताइएगा। शहर कायद में गर्मी की लहर बरकरार है, जिसके पेश नज़र हीट स्ट्रोक का भी खदशा पैदा हो चुका है। और इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने एक बार फिर कराची समेत सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों को हिदायत की है कि वहाँ पर जो है वो जो हीट स्ट्रोक वार्ड है उनको मुकम्मल तौर पर फाल रखा जाए। वहाँ पे ठंडे पानी की बोतलें रखी जाएँ, तौलिया रखे जाएँ, टब रखे जाएँ। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं जान बचाने वाली और दीगर फौरी इस्तेमाल होने वाली वो दवाएँ वहाँ पर रखी जाएँ और उसके साथ साथ डॉक्टरों की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। इस हवाले से अब्बासी शहीद अस्पताल में भी
30 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है, जो कि हीट स्ट्रोक के लिए मुख्तस किया गया है। जिला अस्पताल में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम किया गया और सिविल अस्पताल में भी 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम किया गया। इसी तरह कराची समेत सूबे भर के अस्पतालों में भी इसी तरह वार्ड कायम किए गए हैं। अभी तक जो है कराची समेत सिंध भर के किसी भी अस्पताल में हीट स्ट्रोक का मरीज तो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन गर्मी से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो ख्वातीन और बुज़ुर्गों की है, जो कि गर्मी से मुतासर होकर आ रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से भी लोग शदीद परेशान हैं। तो तिबी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में ख्वातीन, बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाएं, घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, निकलना भी हो तो सर पे कपड़ा रख के निकलें, गिर के निकलें, ताकि मज़ीद मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, बुलेटिन में बात करेंगे बजट के हवाले से। रवा माली साल के बजट की आमद से कबल ही मार्केटों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। बाबर मार्केट के दुकानदार भी मुतवक्के बजट से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले ही बढ़ती हुई महंगाई ने कारोबार को मुतासर कर रखा है। मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में कॉस्मेटिक्स पर नए टैक्सेस इनके कारोबार को मजीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो लाडनी बाबर मार्केट में कॉस्मेटिक्स की दुकान पर मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, रवा साल 2026 और 27 का जो बजट है वो अनकरीब आने वाला है और बजट से पहले ही जो शहरी हैं उनकी क्या राय है, वो जो कारोबार कर रहे हैं, जिनकी अपनी दुकानें हैं। इस वक्त मौजूद हूँ करंगी के कॉस्मेटिक के शॉप पे। इनसे दुकानदार से हम बात करेंगे। भाई, आप हमें बताइएगा कि जिस तरीके से बजट आने वाला है, तो बजट से पहले ही इतनी महंगाई है, हर चीज़ पर टैक्सेस लगे हुए हैं, और अगर बजट के बाद मज़ीद टैक्स लग गए तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो कारोबार है वो कितना मुतासिर हो सकता है? कारोबार तो देखें, जब कोरोना लगा उस टाइम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, और अभी तक कोरोना की वजह से लोग जितने भी ताजिर कराची के हों, पाकिस्तान के हों, बुरी तरीके डिस्टर्ब हैं। और मज़ीद गवर्नमेंट जो है बुरी तरीके टैक्स लगाई जा रही है। उसकी वजह से देखें ना, एक कस्टमर 100 रुपये चीज़ खरीदता है, अब वो 120-130 की हो जाती है। तो कस्टमर बोलता है भाई अभी तो हम 100 की ले गए थे। तो उस पर भी हमारा मार्केटिंग बहुत ख़राब हो चुकी है और पूरी भी मार्केटों में रश नहीं है, और फिर वैसे ही लोग इतने परेशान हैं। सैलरियाँ लोगों की वहीं की वहीं हैं और टैक्स महंगाई बढ़ती चली आ रही है, हर शख्स परेशान। आपने कहा कि सैलरीज वहीं की वहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जिस तरीके से आपकी शॉप पर पाकिस्तानी चीज़ें भी होंगी, जो बाहर मुल्क से आती हैं, वो भी सामान होगा, अगर इन पर मज़ीद टैक्स लग गया तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कैसे मसला होंगे? देखिए ना, पाकिस्तानी चीज़ें वैसे इतनी महंगी हैं और फिर तो इंपोर्ट पर टैक्स इतना लग जाता है कि वो लोगों की रेंज से बहुत बाहर ही निकल जाता है। तो इसकी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी ज़ाहिर एक बुरी तरीके से फ़र्क पड़ेगा। तो ज़ाहिर है एक बंदा माल लेके आ रहा है, वो सेल नहीं होगा, तो ज़ाहिर है उसका मार्केटिंग सिस्टम सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ज़ाहिर है इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताजिरों को, उस तरीके से वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो ताजिर हैं वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। और इनका यही कहना है कि बजट से पहले ही इतनी महंगाई, अगर मज़ीद टैक्सेस लग जाते हैं तो कारोबार जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो सकता है। जी, नए माली साल के बजट के हवाले से दुकानदारों ने रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। विक्टोरिया मार्केट के ताजिरों का कहना है कि रिटेलर्स पर इनकम टैक्स समेत दीगर टैक्सेस की शरह कम की जाए, जबकि बिजली के टैरिफ में भी कमी की जाए। दुकानदारों के मुताबिक मौजूदा महंगाई में कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से कल नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा। बजट के हवाले से बात की जाए तो बिलखुसूस मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसके हवाले से जो टैक्सेस हैं और ड्यूटीज़ हैं उनका तयन किया जाता है, और रिटेलर्स पर जो है वो टैक्सेस लगाने और रिटेलर्स को टैक्स नेट पर लाने के लिए भी जो है वो हुकूमत की जानिब से माजी में हमने देखा है कि इक़दाम सामने आते रहे हैं। इस बार बजट में जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मानी पराचा। मानी ये बताएगा कि रिटेलर्स के ऊपर टैक्सेस के हवाले से आप क्या करना चाहेंगे, और बिलखुसूस नए माली साल का जो बजट है उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ये ताजिर दोस्त बजट साबित होगा और क्या रिलीफ चाहते हैं आप? देखें, अब इस गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम हो गया ना, तो इस वक्त ताजिर दोस्त बजट ही आना चाहिए, हमारा हक है। जब ये नई गवर्नमेंट बनी थी तो हमने भी काफ़ी साथ दिया। हमने देखा कि जाहिर है कि जो पिछली गवर्नमेंट जाती है, जब से पाकिस्तान बना है, तो बर्डन जो है नई गवर्नमेंट में आ चुका होता है। इसी तरह ऐसा ही हुआ कि जब नई गवर्नमेंट आई तो उन पर काफ़ी बर्डन था, और उन्होंने कहा कि हम 2 से 3 महीने में सही कर देंगे, लेकिन हम भी समझ रखते हैं 2 से 3 महीने में मुल्क कहाँ सीधा होता है। लेकिन अब इतना टाइम गुजर गया है कि अब हमारे मुल्क को सही ट्रैक पर आ जाना चाहिए। आप देखें, तमाम कंट्रीज़ में बेनिफिट दिया जाता है ताजिरों को। सही, ये मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। ताजिर सही चलेंगे, मुल्क सही चलेगा।
अब हमारा सवाल ये है कि इतना टाइम गुजारने के बाद अब हमें क्या रिलीफ मिलता है। आज भी मेरा बिल जब इस दुकान का आया है, दुकान का मेरा साइज़ देखें, तकरीबन 11,000 रुपये का मेरा बिल आया। ये जुल्म है। अब आप सोचें 11,000 की मैं क्या इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा हूँ। इस हवाले से आवाम दोस्त बजट लाना चाहिए ताकि आगे हम लोगों को फ़ायदा हो। जब हम लोगों को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली हम लोग आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? टैक्सेस तो रिलीफ देना चाहिए ना। जो हमारा जैसे इनकम टैक्स वगैरह आता है उसमें कोई नई लायमल का ऐलान करना चाहिए जिसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अब पहले उनका राइट बनता था, वो नई हुकूमत थी, अब हमारा राइट बनता है। इतना टाइम गुजर गया, अब हमें बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। जब कोई बेनिफिट फराम किया जाए, उनका कहना है कि टैक्सेस की मद में रिलीफ देना चाहिए और पावर सेक्टर के हवाले से जो टैरिफ है उसको भी कम करके जो ताजिर तबका है उसको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि माजी में मुश्किल हालात से गुजरे, तमाम अब हुकूमत जो है वो इनको रिलीफ दे और कुछ कम करें और टैरिफ जो है उसमें भी कमी लाएँ। जी। बढ़ती महंगाई ने शहरियों के साथ साथ पुलिस एहलकारों को भी मुतासर कर दिया है। एहलकार और अफसरान भी आने वाले बजट से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, जिनका कहना है कि महंगाई के बायस घरेलू अखराजात, किराए और बच्चों की तालीम का बोझ बढ़ गया है, जबकि गुजारे के लिए तनख्वाह नाकाफ़ी साबित हो रही है। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, जगह कीजिए। जी बिल्कुल, बजट आ रहा है और बजट के हवाले से बहुत सारे लोग पुरुमीद होते हैं। और ख़ास तौर पर जब महंगाई का तूफ़ान हो तो एक आम शहरी हो, दुकानदार हो, ताजिर हो, सनतकार हो, सबको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ज़रूर होता है कि बजट से उसकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। इसी तरह कराची में पुलिस वालों की भी उम्मीदें होती हैं बजट से कि जाहिर सी बात है जो इस वक्त महंगाई की सूरत चल रही है उसमें तमाम ही तबकात जो हैं वो पिसे हुए हैं इस महंगाई के पहिए में। तो इस हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ कुछ पुलिस एहलकार मेरे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ाबाद थाने के और तारिकोट के। तो उनसे हम पूछेंगे कि बजट से उनको क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सकलैन भाई, बताइएगा कि बजट आने वाला है और जाहिर सी बात है सबकी उम्मीदें होती हैं, तो एज ए पुलिसमैन आप क्या उम्मीद रखते हैं बजट से? एज ए पुलिसमैन सबसे पहले तो हम अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करने की बात करेंगे कि वो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो होगी भी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आप देख सकते हैं, महंगाई आपको भी नज़र आ रही है, आप भी महंगाई का शिकार हैं, मैं भी, जैसे हर पाकिस्तानी शहरी में है महंगाई खित्ते के हालात के मद्देनज़र रखते हुए। तो लिहाजा उम्मीद तो यही करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि वो अब और संजीदगी से सोच भी रहे हैं। जो मौजूदा सेटअप है हम उससे बड़ा खुश हैं कि वो कम अज़ कम ये कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और हम पुरुमीद हैं। सच्ची बात तो ये कि हमारे हल्के में जो पुलिस के कुछ लोग हैं आपस में जो छोटी मोटी डिस्कशन का जब वक्त मिलता है तो वो यही बात कर रहे होते हैं कि इस तरह इस दफ़ा जो है उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट सिंध जो है वो हमारे लिए अच्छा कुछ करेगी। जी सर। सब इंस्पेक्टर नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ाबाद थाने के, उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस हवाले से। नज़ीर भाई, बताइएगा कि बजट है, बच्चों की पढ़ाई के अखराजात भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, घरेलू अखराजात भी बढ़े हुए होते हैं, ज़ाहिर बात है कपड़ा लत्ता, दुख गम खुशी सब जगह जाना आना पड़ता है। तो आप लोग को किस तरह से देख रहे हैं कि इस बजट के बाद क्या सूरत हाल होगी और अब क्या सूरत हाल है? बजट के बारे में उम्मीदें तो हर आदमी लगा के बैठा है, इसी तरह हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिस तरह महंगाई का तूफ़ान है तो इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा और गरीबों का भी उसमें भला होगा और हमारा भी भला होगा। हमारा भी भला होगा। पुलिस एहलकारों का, पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उनको बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से कि शायद उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो और उसके बाद उनके जो माली मामलात हैं वो कुछ बेहतर हो सकें। तो इसके लिए वो बहुत पुरुमीद हैं और सरकार से बार बार यही अपील करते हैं कि उनके हालत ज़ाहिर पर जो है वो दी जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जी। वफाकी बजट की आमद है और हर शुबा हुकूमत की जानिब देख रहा है। दर्जी बरादरी भी बजट से रिलीफ की उम्मीद रखती है। टेलर्स का कहना है कि सिलाई में इस्तेमाल होने वाला सामान पहले ही महंगा हो चुका है, जबकि टैक्सेस में इजाफे के बायस कारोबार मजीद मुतासिर हो रहा है। मजीद जानते हैं रावेल सदीद से। रावेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी बजट की तैयारियाँ उतने उरूज पर है और हर एक की नज़र अब जो है वो वफाकी बजट पर ही है और हर सेक्टर पे हम देख रहे हैं कि इसके असरात रुनुमा हो रहे हैं और हर एक को इंतज़ार है कि वफाकी बजट आएगा तो उसमें क्या क्या जो है वो आवाम के लिए रिलीफ रखा जाएगा। और बिल्कुल ख़वातीन जो कि कपड़े वगैरह का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है और टेलर हजरात जिनकी माहाना उजरत उनसे पहले हम जानेंगे उनको जो है वो इस बजट से क्या फ़ायदे हासिल होने चाहिए और इनका
पहले जो है वो टैक्सेस वो कितने हैं और अब आगे आने वाले जो वफाकी बजट है उससे उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस वक्त मैं एक शॉप पर मौजूद है, टेलर से हम बात कर लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि पहले आप लोगों को जो टैक्सेस था वो कितना धागे वगैरह को मिला के सारी चीज़ों पे कितना टैक्स था और अब आप वफाकी जो बजट आने वाला है उससे आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? पहले 500-600 इस तरह का था, लेकिन अभी तो पता ही नहीं है अभी कितना हो, और वो सिलाई वही की वही अभी कस्टमर बाद में देता नहीं है इतने। अच्छा ये बता देगा कि फजाद भाई कि आप जो है वो पहले धागे वगैरह कर लाते थे कि तो कितने उसमें लेकर आ जाते थे और उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ता था? पहले जैसे कम था अब वो तो वही लेते थे, लेकिन अब और बढ़ता जा रहा है तो सामान और महंगा हो रहा है, लेकिन कस्टमर वही सिलाई दे रहा है। बाद में हम उनको बोलते हैं सिलाई बढ़ाने, लेकिन कस्टमर मानता नहीं है कि हम तो वही देंगे। अच्छा फजाद भाई ये भी बता देगा कि आप हुकूमत से जो है वो क्या रिलीफ मांगना चाहते हैं, कितना जो है वो बजट मांगना चाहते हैं, कितने टैक्सेस कम करवाना चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीद है? जितना कम हो सके हम तो वही चाहेंगे, जितना कम से कम हो जाए। उनका ये कहना है कि टैक्सेस जो है वो कम की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और उन्हें भी जो है उनकी माहाना उजरत या डेली जो उजरत मिलती है वो भर मिल सके। जी बजट के हवाले से ही बात करें, वफाकी बजट में नए टैक्सेस लगने का इम्कान है। माहिर मौशियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। बोले बजट में हुकूमती अखराजात में इजाफे का इम्कान है। अगर अखराजात और दरामदी दबाव बढ़ा तो इसके असरात अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर भी पड़ सकते हैं, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ का कीजिए। जी जैसे कि हमें पता है कि रवा साल 2026-27 का जो बजट है कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है। आवाम की जो है हमने आवाज़ सुनी, शहरियों से बात की, उनकी उम्मीदें जानी कि उनकी कितनी तवक्कात हैं आने वाले बजट से। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन भी इसके ऊपर अगर ली जाए तो मेरे साथ इस वक्त जो है इकोनॉमिस्ट डॉक्टर असगर मौजूद है। इनसे जान लेते हैं आने वाले बजट से क्या जो है लगता है आपको इस दफ़ा बजट में कुछ मुख्तलिफ होने वाला है, टैक्सेस में कमी होने वाली है, क्या जो है आप कहेंगे इस बजट आने वाले बजट के हवाले सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो बजट 26-27 है इसमें अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और गवर्नमेंट के टैक्सेशन के हवाले से तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स में भी इजाफा होगा और टैक्सेशन की जो टारगेट IMF ने दिया है वो 15.5 ट्रिलियन की तकरीब है। तो टैक्स तो लगेगा। अच्छा, अब टैक्स का जो डेफिनेटली टैक्स में बहुत सारे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हमारे पास सेल्स टैक्स है जो कि डायरेक्ट आवाम पे इम्पेक्ट करता है, जिसको हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। और प्रोग्रेसिव टैक्स तो चलें ठीक है जी, इनकम के ब्रैकेट बढ़ रहा है तो वो टैक्स नेट बढ़ता चला जाएगा। तो रिग्रेसिव टैक्स जो है वो बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट देता है हमारी सोसाइटी को, मुल्क की इकॉनमी को। इस तरह के गुर्बत में इजाफा हो जाता है। तो आने वाला दौर जो, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त ख़ित्ते के अंदर जो है वो जंग का एक माहौल है, हमारे ऑयल प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और इसी तरह हमारे जो इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई आवाम के लिए कोई इस हद तक रिलीज़ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों पे तो गवर्नमेंट ने कुछ जैसे सूबों के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस किए हैं फेडरल के अलावा। इनका ये कहना था कि आवाम को जो मिलने वाला रिलीफ है उसकी जो है वो कम की जा रही है इस आने वाले बजट से। नाज़रीन, सिंध सरकार ने महकमा बराए साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए 54 सूबाई महकमों और उनके मातहत इदारों को ई पोर्टल डिजिटल ऐप के जरिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक आपस में जोड़ दिया है। अब आम शहरियों की हर महकमे और इदारे तक डिजिटल ऐप के जरिए रसाई बआसानी होगी। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोडियो से, जो इस वक्त महकमा बराए साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुआविन ख़ास मोहम्मद अली राशिद के साथ मौजूद हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध के महकमा बराए साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जनब से बाज़ाब्ता तौर पर जदीद तकाज़ात के मुताबिक तमाम महकमे जो 50 से ज़्यादा हैं इनको डिजिटल ऐप के जरिए आपस में जोड़ दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर जो है ऐप का इफ्तिताह जो मावन खास वज़ीर सिंध के महकमा बराए साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहम्मद अली राशिद साहब ने कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली राशिद साहब से। मोहम्मद अली साहब, देर आए दुरुस्त आए दिन, लेकिन सिंध हुकूमत जदीद तकाज़ात की तरफ गामज़न है। इस ऐप के जरिए किस तरह आम जो शहरी हैं उनकी रसाई हो सकती है? देखें, यहाँ 54 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हमने इस पोर्टल में वेबसाइट्स और एक्सेस दिया है शहरियों को। और जो 54 डिपार्टमेंट्स मैं कहता हूँ, डिपार्टमेंट्स के नीचे नीचे जो सब डिपार्टमेंट्स आते हैं उनके विंग्स, उनकी रसाई भी एक आम शहरी को मिल जाएगी। डेटा कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है,
कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें वो पार्टेक कर सकते हैं, और क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कभी कभी ये होता है कुछ महकमों में चीज़ें होती हैं जो शहरियों तक नहीं पहुंचती हैं। इस जदीद दौर में अब वो सहूलियात हम एक आम शहरी को दे रहे हैं कि एक ज़माने में उनको जहां लाइनों में लग के कुछ करना पड़ता था, अब वही चीज़ वो घर बैठे ऑनलाइन उस चीज़ के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो या कोई और काम हो, अपने बिल पे करने हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जदीद दौर के साथ मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे पानी हो, रोडें बनना हो, मगर सही सहूलत अगर आपको आवाम को देनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईटी के ज़रिए हो सकती है कि वही चीज़ जो एक आम आदमी को पहले बाहर जाके और घंटों इंतज़ार करके मिल रही हो, चाहे वो ई रजिस्ट्रेशन हो या ई स्टैम्प हो या दीगर कोई भी चीज़ हो, वो अब उनके फिंगर टिप्स पे। एक होता है कि आप लोगों को सहूलत डोर स्टेप पर देते हैं, तो हमने एक नया स्लोगन लेके आए कि वो डोर स्टेप से भी एक कदम आगे, अब हम उनको फिंगर टिप पे वो सहूलत देंगे। क्या इसमें आम शहरी शिकायत कर सकते हैं, उनका एहतसाब या अज़ल हो सकता है? बिल्कुल, इसमें कंप्लेन अगर आपको रजिस्टर करनी है और पर्टेनेंट टू दैट डिपार्टमेंट, एक तो होता है जनरल, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का भी एक कंप्लेंट सेल है, बाकी भी है, मगर उसको मैक्रो लेवल पे नीचे लेके जाके कि अगर खसूसन किसी डिपार्टमेंट में आपका काम है और उधर कोई इशू आपको आ रहा है तो उनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। AI बॉट्स भी बनाए हुए हैं हमने, उसको इंटरैक्टिव भी रखा हुआ है कि इस तरह से नहीं है कि आपने एक चीज़ डाली और आपको अपनी, वो सारा जदीद दौर कनेक्टेड है, आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वक्त के साथ चलने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किया जाए, और मज़ीद भी हमारे चीज़ें चल रही हैं, मगर ये खसूसन आज आपको जो हमने यहाँ दावत दी कि आप आके देखें IT मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में कि ये एक अच्छा एक हमने काम किया है, तो उसमें हम शिरकत करें हमारे साथ। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद अली राशिद साहब, जिनका कहना है कि अब जो आम शहरी की रसाई बआसानी इस ऐप के जरिए हो सकती है और आम शहरी शिकायत भी कर सकते हैं और अज़ाला भी फौरी तौर पर किया जा सकता है। जी, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो को बहाल करने का मिशन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार जूनियर ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इनकी सियासत अपनी और हमारी अपनी है। हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर से उन्होंने गुफ्तगू की है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी आजिज़, बताइए। देखिए, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनके आबा व अजदाद का सिर्फ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में नहीं बल्कि पाकिस्तान से पहले की सियासी तारीख़ में भी बहुत बड़ा किरदार है। भुट्टो ख़ानदान का जब नाम आएगा तो सबके जहनों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम होगा, लेकिन उससे कबल भी सर शाहनवाज़ भुट्टो का एक बहुत बड़ा तारीख़ी किरदार है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान से पहले बम्बई असेंबली में। एनीवे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते इस वक्त हमारे साथ हैं, जुल्फ़िकार जूनियर। तो जूनियर साहब, क्या कहेंगे? सवाल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आपके साथ एक बहुत बड़ी लेगेसी है भुट्टो ख़ानदान की। भुट्टो ख़ानदान पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान से पहले भी इस खित्ते की सियासी तारीख़ में बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी। तो उस पूरी लेगेसी में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? अपने फ्यूचर के बारे में क्या कहेंगे? लेगेसी वो सिर्फ़ नहीं है खून का, बल्कि नज़रिया के शहीद। जब हम भुट्टोइज़म का ज़िक्र करते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि इसके क्या मतलब है। It is the emancipation of the people. It is the जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़दूरों का सियासत किया, हारियों का, किसानों के, अमीरों का सियासत नहीं किया। तो आप अपने आप को रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, या जो बुनियादी फ़लसफ़ा था उनका, उस पे काराबंद समझते हैं? काश अगर नॉन पॉलिटिकल होता था तो आई थिंक मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ, वो हमेशा हमारे वेल विशेस में हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वो चांस मिले, आई थिंक ही कैन मेक the good decisions. बिलावल भुट्टो का ये अपने आप को वेल विशर कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते और पाकिस्तान के नौजवान सियासतदान जुल्फ़िकार जूनियर थे कि आपने बातचीत सुनी।
आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सोने की कीमतों से मुतालिक। सोने की कीमत में मुसलसल कमी के बाद बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में सोना $28 महंगा। सोने की आलमी कीमत $4,326 फी औंस तक पहुंच गई। मुकामी मार्केट में फ़ी तोला सोना $2,830 महंगा। फ़ी तोला सोने की कीमत $4,55,063 हो गई। चांदी की नई कीमत $7,314 फी तोला मुकर्रर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से। जी, गुज़श्ता दिनों में सोने की कीमतों पे मुसलसल कमी देखी जा रही थी, ताहम इस कमी के बाद अब इजाफा हो गया है सोने की कीमतों में। आलमी मार्केट में सोना $28 महंगा होकर $4,326 फी औंस पर पहुंच गया है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका असर मुकामी मार्केट में पड़ा है, जिसके बाद फी तोला सोना जो है वो $2,830 महंगा होने के बाद $4,55,063 पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है और 10 ग्राम सोना $2,547 महंगा होने के बाद $3,89,534 का हो गया। चांदी भी जो है वो सोने से पीछे नहीं है, जबकि चांदी की कीमत में भी इजाफा देखने में आया है। फी तोला चांदी $141 इजाफे से $7,314 पर पहुँच गई। जी, वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे। वसीम, आपका शुक्रिया। औरंगी टाउन नंबर 10 से नौजवान की लाश बरामद। हाल ही में शादीशुदा नौजवान का कत्ल या खुदकुशी मुअम्मा हल तलब। नौजवान हमजा का 18 जून को वलीमा होना था। अहले खाना का बहू पर कत्ल का इल्ज़ाम। मुतवफ़ी की बीवी सिंध पुलिस की लेडी कांस्टेबल और पहले से 3 बच्चों की माँ थी। वालिद के मुताबिक 10 अप्रैल को हमारे बेटे ने दुआ से पसंद की शादी की थी। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। बिल्कुल, देखें औरंगी टाउन का इलाका महाजिर चौक के 10 नंबर के करीब जो है वो एक लड़की की लाश मिली थी सुबह सवेरे। अब उसको जो है वो आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके गले में जो है वो रस्सी बंधी हुई थी और मुंह में जो है वो मौजा वगैरह ठुसा हुआ था। उसकी हाल ही में जो है वो शादी हुई थी। 18 तारीख को उसका वलीमा था। क्या वाक़या पेश आया, फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उसके वालिद मौजूद हैं। आप बताइएगा क्या हुआ था। हमजा नाम है उसका और क्या हुआ था? अप्रैल की 10 तारीख को इनका छुप छुपा के निकाह हुआ, हमें पता नहीं था। ईद से 2 दिन पहले आके वो हमसे माजरत कर रहा था कि अबू हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। हमने खैर जी उसकी गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ख़ानदान में फ़ैसला करके उसको माफ़ कर दिया और 18 तारीख का हमने कहा इनकी खुशी में शामिल हो जाएं। 18 तारीख को हमने उनके वलीमे का एक छोटा सा प्रोग्राम रख लिया। वो हमारे साथ नहीं रहते, औरंगी में रहते थे, फिट थे, सेटल। उन्होंने यहाँ तक हमें तसल्ली दी, वलीमे में जो खर्चा है हम भी आपके साथ करेंगे। उसकी बीवी ने कहा कि मैं 1 लाख रुपया दूँगी, अबू आपको, आप फ़िक्र नहीं करें, आप हमारा वलीमा कर दें। तमाम तर तैयारियाँ हैं वलीमे के, उनके कपड़े आ गए, उनके सबूत आ गए, इंतज़ामात हो गए, कार्ड तकसीम हो गए। ये बहू क्या करती है और आपका बेटा क्या करता था? हमारा बेटा कारपेंटर है और ये बहू का हमने सुना है, मुझे पक्का यकीन कि ये पुलिस में जॉब करती है। नई भर्ती हुई है, कह दी थी मेरी 4.5-6 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, वो मिल जाएगी मुझे। ये अभी आप जॉब वगैरह पे जाती थी? जॉब वगैरह पे जाती थी आपके सामने उनके बच्चे? हाँ, जॉब पे जाती है। इनके बच्चे वगैरह भी हैं? पहले बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और इनका साहब का शौहर था। आपका बेटा पहले से शादीशुदा था? पहले से शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था। रात को क्या हुआ फिर, आपको कैसे इत्तला महसूस हुई? हमें जी, मैं सुबह 6:45 बजे घर से निकला, 8 बजे ड्यूटी पे पहुंच गया। जैसे मैं ड्यूटी पे शुरू हो नहीं खड़ा लगा था तो बच्ची का फ़ोन आया कि अबू जल्दी करें, आप हमजा के वहाँ पहुँचे। हमजा भी इस दुनिया में नहीं रहा। फौरी मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने वहाँ देखा क्या, वो मेरे बेटे की लाश छत से टंगी हुई थी। उसके दोनों हाथ टांगों से बंधे हुए थे और टांग के अंदर से रस्सी पार करके जैसे वो बैल वगैरह को। क्या खदशा है और आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा इंसाफ का है और खदशा यही है कि ये जिसने भी की है घिनौनी हरकत, इसकी कड़ी से। क्या लगता है कि ये खुदकुशी है, क्या है, या कोई बेटा आपका परेशान है ही नहीं? खुदकुशी है ही नहीं, बेटा परेशान क्या, बेटे को वो टार्चर कर रही थी, पैसे लाओ, ये लाओ, वलीमा टार्चर। खुशी खुशी शादी की है तो इन्होंने कोई इंतकाम लिया, या साहब का शौहर साथ है, इसके भाई साथ हैं, या कोई भी साथ हैं, उन्होंने इसका इंतकाम लिया जी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ वालिद मौजूद थे हमजा के। अभी जो है वो उसकी 27 से 30 साल उम्र है। हाल ही में शादी हुई थी। 18 तारीख को जो है वो उसका वलीमा होना था। इनकी बहू जो है वो, इनका बताना है कि वो एक पुलिस एहलकार है, उसके पहले से भी शादीशुदा थे, 3 बच्चे थे। अब इनको जो है वो खदशा यही है कि उसका जो है वो कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम इस वक्त जारी है और मज़ीद भी जो है वो पुलिस तहकीकात कर रही है। जी नाज़रीन, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने साइबर हरासगी केस का फैसला सुना दिया। खातून की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मुलजिम को सज़ा।
मुलजिम सुहेल ने ट्रायल के दौरान जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जज गुलरेज मेमन ने मुलजिम को मजमूई तौर पर 4 साल 3 माह कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने मुलजिम पर 1,80,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने साइबर हरासगी केस का फैसला सुना दिया है। खातून की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मुलजिम को सज़ा। मुलजिम सुहेल ने ट्रायल के दौरान जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जज गुलरेज मेमन ने मुलजिम को मजमूई तौर पर 4 साल 3 माह कैद की सज़ा सुनाई है। मनशियात का मवाद बरामद होने का मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए। जी, मंशियात का मवाद बरामद होने का मुकदमा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई। जेल हुक्काम ने मुलजिम ज़िशान को अदालत में पेश नहीं किया, ताहम वकील सफाई और प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। अदालत ने दौरान समाअत मुलजिम की जानिब से जो दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया है। मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में है, जबकि आइंदा समाअत पर मुलजिम के खिलाफ गवाहान को भी तलब कर लिया और जेल हुक्काम को हुक्म दिया कि मुलजिम को भी पेश किया जाए और मज़ीद समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी है। याद रहे, गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की थी, ताहम मुलजिम ने सख्त जुर्म से इनकार किया था। मुलजिम के खिलाफ यह मुकदमा मंशियात की खुसूसी दफात के तहत थाना महमूदाबाद में दर्ज किया गया था। जी। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ शुआइर इस्लाम की तौहीन का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में सितंबर तक तोसी कर दी है। मुद्दाई के वकील की अदम दस्तियाबी पर समाअत मुलतवी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा। देखिए, मारूफ टिकटॉकर हैं रजब भट्ट, उनके खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में रजब भट्ट ने जमानत के लिए रुजू किया हुआ है। इनकी दरख्वास्त जमानत सिंध हाई कोर्ट में आज ज़ेर समाअत हुई और अदालत को बताया गया कि जो मुद्दई के मुकदमा है वो उनके वकील यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। वो गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं क्योंकि वहाँ इलेक्शन था, वहाँ उनकी मसरूफियत थी, जिसकी वजह से वो वापस कराची नहीं पहुँच पाए। इसलिए आज वो अपने केस के हवाले से आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मुद्दई मुकदमा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इसकी समाअत जो है मुलतवी की जाए, जिसके बाद फिर उनके वकील आएंगे, वो दलाइल देंगे। रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब का केस दाखिल है। थाना हैदरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। उनकी दरख्वास्त जमानत पहले सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास आई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट में आए। सिंध हाई कोर्ट ने उसकी अबूरी जमानत तो मंजूर कर ली है, लेकिन इस जमानत में तौसीक करने के लिए या इस जमानत को पक्का करने के लिए दलाइल की ज़रूरत होती है और दलाइल जब दोनों तरफ से दिए जाएंगे तो अदालत फैसला कर पाएगी। आज जो समाअत हुई उसमें कोई दलाइल नहीं हुई, कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई और सिंपल जो है ये दूसरे हफ्ते, सितंबर के दूसरे हफ्ते तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी नाज़रीन, महकमा कॉलेजेस के ऑनलाइन पोर्टल SECCAP पर दाखिलों का अमल जारी है। 11वीं जमात में दाखिलों के लिए अब तक 38,895 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप्स के लिए दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं। तलबा के मुख्तलिफ तालीमी ग्रुप्स में दाखिलों के लिए भरपूर दिलचस्पी जाहिर हुई है। कराची रीजन से सबसे ज़्यादा 30,251 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तलबा घर बैठे पोर्टल के जरिए दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। मज़ीद जानते हैं राबेल सदीद से। जी राबेल, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए महकमा कॉलेज और एजुकेशन सिंध के ऑनलाइन दाखिला पोर्टल CCAP पर दरख्वास्तों की वसूली का जो है वो सिलसिला जारी है। तलबा और तलबात की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी ग्रुप्स में दाखिले के लिए भरपूर जो है वो दिलचस्पी का इजहार भी किया जा रहा है। कराची रीजन में सबसे ज़्यादा 30,251 दरख्वास्तें जो है वो जमा करवाई गई हैं, जबकि मुख्तलिफ जो है वो शहरों में लड़काना रीजन में अब तक 832 दरख्वास्तें जमा कराई जा चुकी हैं। इसी तरह CCAP के तहत दरख्वास्त जमा करवाने का पूरा अमल जो है मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन है। तलबा और तलबात घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जो है दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। CCAP के तहत दाखिला व दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 14 जुलाई जो है वो मुकर्रर है। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने तलबा और तलबात को मुकर्रर तारीख से कबल दरख्वास्तें जमा करवाने की हिदायत की है। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया।